जयश्री बेटा समझ आया? जयश्री, मानसी, यस समझ आया बेटा? यस सर। बेटा म्यूट रखना है और अपने घर वालों से थोड़ा सा दूर रहना है, घर वालों के पास में नहीं रहना है। उमा को समझ आया बेटा? उमा, दीपा, आंचल, जयश्री, जयश्री, माही, मानसी, मोहित, सर आ गया। आ गया है। और वैशाली, वैष्णवी, यासिका, और बेटा यहाँ पे कुछ यस लोगों ने अब डिवाइस के नाम लिखे, तो मैं उन लोगों के नाम मोबाइल का नाम से नहीं लूंगा, है ना। इसलिए अपने डिवाइस का नाम चेंज करके अपना नाम डाल लेना, है ना। पर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं सर कोई डाउट। वैष्णवी बेटा, नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब क्या चीज चालू हो रही है यहाँ पे? मानव में प्रजनन चक्र चालू हो रहा है, मतलब प्रजनन, है ना। अब यहाँ तक जो चीजें थी, ये तो स्ट्रक्चर देखे हमने कि क्या स्ट्रक्चर थे हमारी बॉडी में, क्या ग्रंथियां थी हमारी बॉडी में, क्या चीजें हमको मदद कर रही थी प्रजनन में, ठीक है, या किसके द्वारा हो सकते हैं। अब यहाँ से चालू हो रही है कुछ स्टेप, इन स्टेपों से ही होता है। तो सबसे पहले क्या है? युग्मक जनन। इनको सिंपल में अभी सिर्फ एक एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये पूरी डिटेल में है आगे, है ना। ठीक है, क्या चीज हो रही है? युग्मक जनन। मतलब युग्मक, मानव में क्या होते हैं? दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। नर युग्मक क्या कहलाता है बेटा? शुक्राणु। और मादा युग्मक कहलाता है अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन या गैमेटोजिनेसिस कहलाती है, ठीक है। गैमेट का निर्माण होना क्या कहलाता है? गैमेटोजिनेसिस। फिर आता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन का मतलब ये हो रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया और मिल के जाइगोट बनाना, युग्मनज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फिर रोपण, जो विकसित हो रहा जाइगोट है वो एंडोमेट्रियम में आके चिपक जाता है और फिर विकसित होता है, तो ये क्या कहलाता है यहाँ पे? रोपण। फिर भ्रूणीय विकास। तो भ्रूणीय विकास, जो जाइगोट बन रहा है, वो जाइगोट से क्या हो रहा था? 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसा पूरा एक शिशु का बनना क्या कहलाता है? विद भ्रूणीय विकास। और ये जो चल रहा है भ्रूणीय विकास, उसके अंदर में जब ये 2 से 4 चीज में हो रहा था, 2 से 4 कोशिकाओं में जा रहा था, तो ये क्या कहलाता है यहाँ पर? विदलन कहलाता है ना। फिर ब्लास्टुला का निर्माण, 8 कोशी की अवस्था है। यहाँ विदलन में क्या होती है? एक 8 कोशी की अवस्था बनती है, वो मोरुला कहलाती है। उसका और ज्यादा विकसित होके, विकसित होना क्या कहलाता है यहाँ पे? ब्लास्टुला का निर्माण होना, है ना। ब्लास्टुला क्या होता है? उसमें कोशिका है, अभी आगे आएगा बेटा, अभी बस इतना सा करो, है ना। जब आगे आएगा तब और क्लियर करेंगे। अभी इतना ही कि ब्लास्टुला का निर्माण होना क्या कहला रहा है? ब्लास्टोजिनेसिस कहलाता है, ठीक है। फिर गैस्ट्रुला का निर्माण। गैस्ट्रुला क्या होता है? अब यहाँ पे जनन स्तर बनने लगते हैं। तो जनन स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। इन्हीं 3 जनन स्तरों से या इन्हीं 3 जर्म लेयरों से क्या हो रहा है? बॉडी के सारे ऑर्गन, जो भी पेशियां है, वो वेसल्स, ग्लैंड, हर एक चीज कैसे बनना है? इन 3 जनन स्तरों में ही आगे चल के विभाजन और विभेदीकरण होता है। विभेदीकरण का मतलब क्या होता है बेटा? डिफ्रेंसिएशन। मतलब क्या हो रहा है कि कोई एक कोशिका है, वो एक ही कोशिका अलग अलग कंडीशनों में रह के अलग अलग ऑर्गनों का निर्माण कर देती है, तो वो क्या कहलाता है? डिफ्रेंसिएशन कहलाता है, ठीक है बेटा। ठीक। फिर इन एंडोमेट्रियम से शिशु का निर्माण होना। तो इसमें पूरा शिशु निर्माण होने में कितना टाइम लग जाता है? 9 मंथ का टाइम लग जाता है, ठीक है। 9 मंथ का टाइम, 280 दिन, ठीक है। चलो अगला, अगली स्टेप आती है प्रसव या शिशु जनन। तो
तो प्रसव या शिशु जनन का मतलब ये हो रहा है कि बेबी का बाहर आना। अब वो क्वेश्चन है एक यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछता है छोटा सा कि जनन नाल किससे बनी होती है, तो जनन नाल वहां पे ऑप्शन रहता है पेशी, ठीक है, वेजाइना और सर्विक्स, ये भी ऑप्शन में रहता है। तो हमको किसको लगाना पड़ेगा, वेजाइना और सर्विक्स दोनों मिलके क्या बनाती है बेटा, जनन नाल बनाती है। और इसको फैलाने का कार्य कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन करता है, ठीक है। इतनी चीज यहाँ पर याद रखना। फिर वृद्धि, वो जो बेबी बाहर आया है बॉडी से उसका बड़ा होना वृद्धि कहला रहा है। और उसमें क्या आती है, एक लैक्टेशन आता है। लैक्टेशन मतलब मदर का अपने बेबी को मिल्क पिलाना क्या कहलाता है बेटा, दुग्ध दुग्धपान या लैक्टेशन कहलाता है, ठीक है। और जो मदर का पहला मिल्क रहता है, जो मदर का पहला मिल्क रहता है वो क्या कहलाता है बेटा, कोलेस्ट्रम कहलाता है। और उसके अंदर में एंटीबॉडी रहती है। इतनी चीजें एकदम नॉर्मल में याद रखो, ठीक है बेटा। ओ मेरे बेटा, ठीक है। जी सर Yes, ठीक है। हाँ, ये एकदम ऊपर से याद रखना, इतनी चीजें बिल्कुल नहीं भूलना है। नींद में भी कोई पूछे तो इतनी चीजें तो बता देना है उसको, ठीक है। चलो, अब बारी आती है यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, गैमेटोजेनेसिस। अब हमने बोला था शरीर के अंदर में दो तरह के अंग थे, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। तो ये जो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है उसमें क्या होता है, दो क्रिया होती है, एक शुक्राणु का निर्माण और एक अंडाणु का निर्माण। तो शुक्राणु का निर्माण क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। और अंडाणु का निर्माण कहलाता है अंडाणु जनन या oogenesis, ठीक है। क्या हो रहा था इसमें, जो वृषण है, जो टेस्टिस है और जो अंडाशय है, ओरी है, इसके अंदर में जो जनन कोशिकाएं हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अब ये वर्ड अंडरलाइन कर लो बेटा, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। फिर अगला, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, मतलब जो स्पर्म बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, टेस्टिस में। ओरी के अंदर में क्या बन रहा है, ओवम बन रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, अब भी बताया कि वृषण के अंदर में शुक्राणु का निर्माण होना क्या कहला रहा है, शुक्राणु जनन। ये एकदम सिंपल सा हो गया। लेकिन जब स्पेशल वाला बताना है तो कैसे, शुक्राणु मतलब वृषण की शुक्र जनन नलिका है, मतलब वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी कि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु के निर्माण होना क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे अभी मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ। पिछले जो बेच गए हैं मेरे, उनमें बच्चों ने बहुत बड़ी गलती करी है, एकदम बहुत बड़ी गलती। क्या है, शुक्राणु जनन, मतलब ये वाला डायग्राम बनाना है बेटा। अगर एग्जाम में आता है शुक्राणु जनन बोलेगा तो ये शुक्राणु की संरचना अगर बोलता है तो वो जो सिर धड़ पूंछ वाली है वो संरचनाएं बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें अभी से ही कंफ्यूज में मत रहना, शुक्राणु जनन में ये गोले वाले बनाना है, शुक्राणु की संरचना में सिर धड़ पूंछ का बनाना है, ठीक है। क्लियरली बोलता है फिर भी कंफ्यूज होता है, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, अभी से तुम लोग तो याद रखना, ठीक है। चलो अगली चीज, शुक्राणु जनन यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन अवस्थाओं में हो रहा है। और जो अंडाणु जनन होता है बेटा वो भी तीन अवस्थाओं में होता है, ठीक है। लेकिन उधर साइड में कायांतरण नहीं होता, इधर कायांतरण रहेगा ना। चलो पहली अवस्था, गुणन अवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे यौन आरंभन हो रहा है तो जो स्पर्मेटोगोनिया, ये जो जनन कोशिका थी, इसमें क्या हुआ बेटा, यहाँ पे समसूत्री विभाजन हुआ और एक से क्या हो गई, चार यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बन गए ये चार। अब क्या आई यहाँ पे वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज जब आने वाली रहती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है और इनमें आकार में वृद्धि हो जाती है। और जो आकार में वृद्धि होती है वो जो आकार में वृद्धि होती है वो क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर में पोषक पदार्थ यहाँ पे जमा हो जाते हैं। फिर तीसरी स्टेज आती है यहाँ पे मैचुरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था। जो मैचुरेशन फेज और परिपक्वन अवस्था है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, विभाजन होता है। और यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन से क्या हो रही, दो अगुणित कोशिकाएं बनी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये
जो स्पर्मेटोगोनिया थी ये क्या थी यहाँ पे 2n थी। ये जो बनी है बेटा ये भी कैसी बनी है यहाँ पे 2n बनी है, ठीक है। लेकिन ये जो बनी है अब यहाँ पे वो क्या है अगुणित, और ये भी जो बनी है ये भी क्या है अगुणित। ये जो संरचना बनी है ये भी अगुणित, और ये जो संरचना बनी है ये भी सब क्या है यहाँ पे अगुणित है, ठीक है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे क्या हो गई है आधी हुई, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना। वो पूछ लेता है कि ये प्राइमरी उस स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है, तो प्राइमरी उस स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है द्विगुणित। लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये कैसा हो गया है बेटा अगुणित हो गया है, एन हो गया है, ठीक है। याद रहेगा बेटा? यस सर। ठीक है। अब क्या हुआ परिपक्वन अवस्था में यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन से दो से क्या हो गई यहाँ पे 4 कोशिकाएं। अब ये जो 4 कोशिकाएं बनी है ये वाली, ये चारों कैसी है बेटा यहाँ पे अचल संरचना है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं स्पर्मेटिड बोलते हैं। अचल संरचना है, अगुणित है, ठीक है, याद रहेंगी। और ये कहां पर है बनी है बेटा अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रेट ऑफ टेस्टिस तक भर आई है, ठीक है, रेट ऑफ टेस्टिस तक आई है। लेकिन जब ये पूर्ण रूप से इसमें अभी हमने एक वर्ड बोला कायांतरण, काया मतलब ये बॉडी है ना, मतलब इसमें जब चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या कहला रहा है कायांतरण। अभी स्पर्मेटिज्म में चेंजेस होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है एक पूंछ का निर्माण हो जाता है। जब ये सिर धड़ और पूंछ का निर्माण हो जाता है बेटा तो ये क्या कहलाता है यहाँ पे स्पर्म कहलाने लगता है, या इसी को क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब क्या है ये जो स्पर्मेटोजोआ या जो स्पर्म बना है ये कैसा है ये भी अगुणित संरचना है, लेकिन ये चल संरचना है बेटा, ठीक है। पूंछ के कारण ये क्या होगी चल। और याद रखना मानव शरीर में एक ही कोशिका ऐसी है जिसके अंदर में फ्लैजिला उपस्थित रहता है, वो है शुक्राणु, ठीक है। और सीलिया 2 जगह उपस्थित रहते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाई में, और दूसरा रहता है तो फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ठीक है बेटा लोगों? जी सर। हाँ सर। किसी सर, को भी? हाँ बेटा। ओवा स्टेशनरी रहता है ना, ओवा मतलब स्पर्म मतलब वो होता है ना, बट जो होता है वो स्टेशनरी रहता है कि वो भी मोशन करता है? नहीं, देखो स्पर्म जो स्पर्म बन रहा है ना, एक पीछे डायग्राम पे जान दो, ये जो स्पर्म बन रहा है ये मोशन कर रहा है, लेकिन ये जो स्पर्मेटिड है ये नहीं कर रहा है। और जो ओवा है, ओवा के लिए बोल रहे थे क्या माही? यस सर। ओवा के लिए बोल रहे थे? हाँ सर, एग्स मतलब। हाँ, तो ओवा या एग में या अंडाणु में वो खुद से मूवमेंट नहीं करता है, वो नॉन मोटिलाई होता है। और जो स्पर्म होते हैं वो मोटिलाई होते हैं, मतलब वो मूवमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन वो मूवमेंट्स नहीं करता। उसमें मूवमेंट्स क्या हो रही थी केवल केमिकल्स अट्रैक्शन के कारण मूवमेंट्स हो रही थी उसमें, और दूसरी जो मूवमेंट्स हो रही थी वो हो रही थी सीलिया के कारण जो फैलोपियन ट्यूब में थे। और जब वो ओरी से बाहर निकल गया तो हमने क्या बोला था, जैसे ओरी, ये ओरी है और मतलब ओरी थी, ये फैलोपियन ट्यूब थी, और इसमें ये फ्यूमरी थी। तो ये ए यहाँ पे रिलीज हुआ तो ये पास में आ गई थी और ये इसको उसने अंदर खींच लिया। अब जब इसको अंदर खींच लिया था तो यहाँ पर सीलिया थे फैलोपियन ट्यूब में, तो वो उसको मूवमेंट्स करने में हेल्प कर रहे थे। और फ्लेजिला ये स्पर्म में कौन कर रहा है, टेल या फ्लेजिला, ठीक है बेटा? यस यस सर। ठीक है। तो दूसरा डायग्राम बेटा आज का शुक्राणु जनन की ये प्रोसेस बनाना है, ठीक है, शुक्राणु जनन की ये प्रोसेस बनाना है आज का दूसरा डायग्राम बेटा। यस सर। चलो अगली चीज अंडाणु जनन। बेटा आज 3 ही क्वेश्चन हो रहे हैं ना, एक मेंशन साइकिल हो गया, एक शुक्राणु जनन और एक अंडाणु जनन, ठीक है। चलो यस सर।
अंडाणु जनन, अंडाणु जनन को ही क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, है ना। oogenesis मतलब फीमेल की, ये परिभाषा पे आ जाओ, फीमेल की अंडाशय या ओरी की जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा या विभाजित होकर अंडाणु का जो निर्माण करती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे oogenesis कहलाती है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बनता है दोनों प्रोसेस, क्या बेटा, बाकी टाइम में बेटा माइक को म्यूट करके रखना है थोड़ा सा, नहीं तो घर वाले उधर से तुमको डांटेंगे तो हमको सुनाया जाएगा और हम लोग हंसेंगे फिर, है ना। हाँ, चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो युग्मकों का निर्माण होता है वो किस विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है, किस विभाजन के द्वारा होता है। ऑप्शन में रहता है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, है ना, अंडाणु का निर्माण हुआ। अंडाणु का निर्माण हुआ था किसके द्वारा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। लेकिन युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण होता है सूत्री विभाजन के द्वारा। अब इसमें अंतर क्या है, तो सूत्री विभाजन का मतलब होता है कि गुणसूत्रों का विभाजित होना, है ना। और गुणसूत्रों का विभाजन दोनों प्रोसेस में होता है बेटा, समसूत्री विभाजन में भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन में भी होता है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है, तो यहाँ पे लगाना है सूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है बेटा। सर सर बोलो। अगर वो ऐसा पूछ ले कि मतलब उसके अंदर की प्रोसेस पूछ ले कि पूर्वावस्था वन और अंदर अंदर की, तो फिर क्या लगाना है बेटा, वो किस अवस्था के लिए पूछ रहा है फिर वो अपने को डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte बना है ना, तो वो बोलेगा कि प्राइमरी oocyte का निर्माण किस विभाजन के द्वारा हुआ है, तो समसूत्री विभाजन का हुआ। लेकिन ये जो सेकेंडरी oocyte बना है इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो सेकेंडरी oocyte का तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हुआ है। ठीक है। हाँ ठीक है। अगर वो ये पूछता है, ये लास्ट वाली चीज कि युग्मक का निर्माण किस विभाजन के द्वारा हुआ है, तो युग्मक का निर्माण तो बेटा यहाँ से चालू हुआ था और इसमें दोनों विभाजन आए थे। और ये जो विभाजन है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये सूत्री विभाजन के अंतर्गत आते हैं, है ना। हमने डायरेक्ट कोशिका विभाजन में ये पढ़ लिया था कि दो तरह के विभाजन होते हैं, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री। लेकिन बेटा यहाँ पे दो विभाजन भी चलते हैं ना, एक क्रायोजेनेसिस चलता है और एक साइटोजेनेसिस चलता है। क्रायोजेनेसिस, क्रायो वर्ड आया मतलब अनुवांशिक पदार्थ का विभाजन चल रहा है ना। और साइटोजेनेसिस साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, मतलब जीव द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका के अंदर में दो प्रोसेस चलती है बेटा, क्रायोजेनेसिस और साइटोजेनेसिस, है ना। चलो ठीक है सर। ठीक है, तो ये चीज हुई। तो अंडाणु का निर्माण कहाँ पर हो रहा था, यहाँ पे ओरी के अंदर में हो रहा था। प्रोसेस क्या कहला रही थी, oogenesis या अंडाणु जनन। अब एक चीज आती है कि अब वो कंफ्यूजन वाली ओवुलेशन, ठीक है। ओवुलेशन मतलब हो रहा है ओरी से एक का बाहर आना और ओरी के अंदर में एक का निर्माण होना, क्या कहला रहा है, oogenesis, है ना। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे ये जो संरचना बनी है, एक जो बना है वो कैसा था, यहाँ पे गोल बड़ी अचल संरचना थी, गोल बड़ी और अचल संरचना। ठीक है। अब उधर में क्या हो रहा था, छोटी और चल संरचना थी, स्पर्म। अब दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हुए भी चलना है बेटा, है ना। चलो अगली चीज आती है यहाँ पे, पहली स्टेज, सेम स्टेज है बेटा, गुणन अवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तीनों स्टेज यहाँ भी सेम है, सेम जैसी चीजें भी हो रही। तो पहले जर्मिनल सेल के अंदर में समसूत्री विभाजन होता है और एक जर्मिनल सेल से क्या हो जाती है, यहाँ पे 4 ऊगोनिया बन जाती है। ठीक है, 4 ऊगोनिया बनी। अब ये जो 4 बनी, अब देखो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा चीज बदल रही है इसमें। उधर में जो 4 कोशिकाएं बनी थी, जो 4 स्पर्मेटोसाइट बनी थे,
उन चारों से स्पर्मों का निर्माण हो गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, कोई एक कोशिका ही पोषक पदार्थों से मतलब जमा करके अपने आकार में वृद्धि करती है, अपना आकार इंक्रीज कर रही है। ये चार थी, लेकिन चार में से क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एक ही, लेकिन उधर चारों के चारों ने शुक्राणु का निर्माण किया था, है ना। तो एक कोशिका से चार का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही का होगा, है ना। तो अब क्या हुई, यहाँ पे ग्रोथ फेज में इस प्राइमरी oocyte ने यहाँ पे आकार में वृद्धि करके पोषक पदार्थों को अपने अंदर में जमा करके रख लिया। अब बात ये आती है कि भाई ये बाकी कोशिकाएं कहाँ गई, तो है ना। तो बाकी कोशिकाएं क्या होती है बेटा, इसी कोशिका के चारों ओर में ये जमा रहती है, ठीक है। फिर इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन गई, यहाँ पे एक सेकेंडरी oocyte बन गया। सेकेंडरी oocyte, ये बड़ा वाला सेकेंडरी oocyte, और ये छोटी वाली क्या बनी, पोलर बॉडी बनी, ध्रुवीय कोशिका, पोलर बॉडी। फिर क्या हुआ, इस बड़ी कोशिका में और एक बार विभाजन हुआ, फिर से एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बनी। तो ये जो बड़ी कोशिका बनी है बेटा, ये है ओवम, ठीक है, और ये है एग, ठीक है, ओवम या एग, और इसी से एक छोटी कोशिका और एक पोलर बॉडी बनी। ये क्या कहलाती है, सेकेंडरी पोलर बॉडिया कहलाती है, ठीक है, सेकेंडरी पोलर बॉडिया। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर 3 पोलर बॉडी का निर्माण हो गया, इससे में भी विभाजन हुआ, 2 यहाँ छोटी छोटी कोशिकाएं बन गई। तो जो oogenesis है उसमें एक बनता है, और 3 क्या बनती है बेटा, पोलर बॉडिया बनती है, ठीक है। अब ये पोलर बॉडियों का क्या होता है, तो बेटा ये इस एक के चारों ओर आके जमा हो जाती है, उसको पोषण और एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, ठीक है बेटा। जी सर, जी सर। यस सर। क्या बेटा, कुछ पूछा बेटा? नहीं सर, कुछ नहीं पूछा। ठीक है, ये क्लियर है बेटा सारे लोगों को? हाँ सर। हाँ सर ओवम के चारों ओर की परत कोरोना रेडिएटा होती है, तो जोना जोना पॉलियोसाइट कहाँ होती है? वो भी अंदर ही रहती है बेटा, अभी आते हैं, जस्ट उसका स्ट्रक्चर पे जब आते हैं तब बताते हैं ना। ये देखो, अच्छा चलो 1 मिनट दिखाई देता हूँ। ये एग का स्ट्रक्चर है, ये जोना पैलुसिडा क्या होगी, यहाँ पे अंदर है, और कोरोना रेडिएटा ये बाहर की परत है बेटा। और ये जो हम उधर पोलर बॉडिया बनी थी, ये फॉलिकल सेल्स इसके चारों ओर में प्रेजेंट होगी। ये और एक डायग्राम देखो इसका, ये ठीक है। यस सर। सर जब ओव्यूलेशन होता है ना, ओव्यूलेशन, तो हाँ उसमें मतलब कि कोरोना रेडिएटा बनी हुई रहती है या जोना पेलिसिडा? ओवुलेशन होता है उसमें बेटा, उसमें दोनों चीजें रहती है। ये देखो, नहीं, लेकिन फर्स्ट उसकी फर्स्ट वाली लेयर पूछा था। फर्स्ट वाली लेयर तो बेटा अंदर की लेयर बनेगी। हाँ, अंदर की जोना पैलुसिडा पहले जोना पेलुसिडा। हाँ, कोरोना रेडिएटर तो बेटा फॉलिकल सेल्स से बनती है ना। ये देखो यहाँ पे पहले ये जो कोरोना रेडिएटर ये बाहर की ओर बनी है, तो ये यहाँ पे ग्राफियन जो फॉलिकल्स थे इनके आसपास जमा होने से बन गई थी, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर। ठीक है, पॉइंट वाइज चलेंगे। पहला, शुक्राणु जनन में एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे थे। अब भी जस्ट बताया ही था कि यहाँ पे शुक्राणु जनन में 4 शुक्राणु का निर्माण हो रहा था, लेकिन इधर क्या हो रहा था, एक ही अंडाणु का निर्माण हो रहा था। ठीक है, अगली चीज, शुक्राणु जनन में कोई पोलर बॉडी सेल नहीं बनी, कोई एक्स्ट्रा सेल बनी थी क्या उधर? नहीं बनी। इस साइड में क्या हुई, 3 पोलर बॉडी सेल बनी, 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनी। अगली आती है, शुक्राणु जनन में सभी विभाजन समान होते हैं। अब यहाँ पे सभी विभाजन समान होते हैं मतलब भाई आकार की बात कर रहा है वो, है ना। डायग्राम पे आओ, ये देखो, ये सारे इसमें एक जैसे आकार दिख रहा है, सारे इसमें एक जैसे आकार दिख रहे हैं ना। जो नई कोशिकाएं बन रही है सारे विभाजन एक जैसे आकार के बने, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो बड़े आकार का बना, प्राइमरी oocyte भी बड़े आकार का बना। ये पोलर बॉडी इस सेकेंडरी oocyte या प्राइमरी oocyte से छोटी बन गई। तो सभी विभाजन यहाँ पे समान आकार की, मतलब सारी अवस्थाओं में विभाजन समान आकार में कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर रहा है।
ठीक है। अगली चीज, शुक्राणु जनन में कायांतरण पाया जाता है ना, और स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। ठीक है। फिर अंडाणु जनन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो एक जो अंडाणु बना है उसके चारों ओर में बस फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट रहती है, वो जैसी की वैसी संरचना रहती है, गोल की गोल। जबकि शुक्राणु जनन में जो स्पर्मेटिड था वो गोल था और क्या बन गया था, चल संरचना बन गया था, है ना। ठीक है। अगली चीज, शुक्राणु जनन में बनने वाला शुक्राणु, बेटा उसने यहाँ क्या वर्ड यूज किया, शुक्राणु जनन में बनने वाला शुक्राणु चल होता है, शुक्राणु चल होता है। अगर वो स्पर्मेटिड बोल देता तो बेटा वो अचल आ जाता। ठीक है, तो चल होता है। अगली चीज, अंडाणु जनन में बनने वाला अंडाणु, oogenesis में बनने वाला एग या ओवा, क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉन मोटिलाई हो रहा है, मूवमेंट नहीं कर सकता, अचल होता है। ठीक है। शुक्राणु का शरीर सिर धड़ पूंछ में बटा होता है। ठीक है, शुक्राणु का शरीर सिर धड़ पूंछ में बटा होता है, जबकि अंडाणु में क्या हो रहा है, गोलाकार हो रहा है। फिर शुक्राणु का निर्माण वृषण में हो रहा है और इसका निर्माण ओरी में हो रहा है ना। और वृषण में भी कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और उसका परिपक्वन कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस के अंदर होता है। ठीक है, एपिडिडाइमिस के अंदर, ये नोट किया है हमने पहले। ठीक है। अंडाणु जनन में अंडाशय से प्रारंभ हुआ है इसका निर्माण, अंडाशय में प्रारंभ, हमने बताया था कि जब सेकेंडरी oocyte वाली जो स्टेज है, ये जो स्टेज है बेटा, इस स्टेज में उसका ओवुलेशन हुआ है, वो ओरी से बाहर आया, लेकिन उसको ये जो ओवा बनाना है या एग बनाना है, ये कहाँ पर बना, जब वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर चले गया और जब स्पर्म आके उससे मिल गया है, तब वो ओवा में परिवर्तित हुआ है। ठीक है बेटा लोगो, ठीक है इतना? जी जी सर, ठीक है। ठीक है। अगली चीज, मतलब कि शुक्राणु सर अगर जन, क्या बेटा? ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से होगा। हाँ, वो अगर वहां पे स्पर्म प्रेजेंट नहीं है ना बेटा, तो वो सेकेंडरी oocyte में ही डिजनरेट, हमने क्या बोला था कि 14वें दिन वो बाहर निकल रहा, उसकी लाइफ कितनी रहती है, 3 दिन, मतलब 15, 16, 17, है ना। 15, 16, 17 दिन तक भी वो क्या होना है, मतलब वो नष्ट होने में आ जाएगा, तो भी वो सेकेंडरी oocyte में ही नष्ट होगा बेटा। ठीक है, वो एग नहीं बन पाएगा या ओवा नहीं बन पाएगा, वो कंप्लीट ओवा नहीं बन पाएगा बेटा, क्योंकि उसमें एक विभाजन। हाँ सर, जो स्पर्म्स होते हैं वो शरीर में कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, मतलब वो बेटा वो उसमें डिपेंड करता है तुम कहाँ का पूछ रहे हो। अगर मेल के अंदर में बात कर रहे हो तो बेटा मेल नहीं, के अंदर में, फीमेल का, फीमेल में 2 से 3 दिन तक रह सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, जैसे हमने बोला था कि वेजाइना या जो सर्विक्स है या जो यूट्राइन कैविटी है उसका इन्वायरमेंट एसिडिक है, अगर वहां पे बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट रह रहा है तो वो उनकी लाइफ यहाँ पे और कम हो जाएंगी। दूसरी चीज, अगर हेल्दी स्पर्म का निर्माण नहीं हुआ है, स्पर्म कम संख्या में बने हैं, या जो सेमिनल फ्लूइड निकल रहा था, जो प्रोस्टेट फ्लूइड निकल रहा था, ये फ्लूइड कम मात्रा में है, तो भी वहां पे क्या होना है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह पाना है। 2 से 3 दिन उसकी लाइफ होती है, क्योंकि 2 दिन समझो, उसको 2 दिन के समथिंग लग जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर में, जहां पे एम्पुला था वहां तक पहुंचने में। ठीक है, तो 2 से 3 दिन रह सकता है। जैसे 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है बेटा, तो प्रेगनेंसी कंसीव 15वें 16वें दिन में होती है, क्योंकि इतना टाइम वहां तक दोनों को पहुंचने में लग जाता है। सर एक क्वेश्चन था, वो उसमें 24 आवर्स आंसर था, मतलब 24 घंटे था, तो एक ही दिन हुआ इसलिए। नहीं तो बेटा डिपेंड करता है ना वो कि अंदर वाली कंडीशन है कैसी है, पर जो नॉर्मल है, अगर प्रोस्टेट जैसे सेमिनल फ्लूइड अगर ज्यादा मात्रा में निकला हुआ है ना, वहां पे फ्रक्टोज वगैरह सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल ज्यादा है, प्रोस्टेट फ्लूइड मतलब सीमन ज्यादा गाढ़ा बना हुआ है, ज्यादा डेंसिटी वाला है, तो बेटा थोड़ा सा लंबे टाइम तक वो रह सकता है। ठीक है, और फिर अब अगर ये चीजें, अगर सीमन अगर अच्छा बना भी है, पर अगर वेजाइना का इन्वायरमेंट ज्यादा एसिडिक है, तो वो भी कोई काम का नहीं रहना है, फिर तो 24 घंटे भी नहीं रहना है ना। जैसे आगे चल के हम अभी इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, बांध्यता या बांझपन, है ना, बांझपन या बांध्यता, इनफर्टिलिटी, उसमें ये रीजन है बेटा। तो देखो, जो भी हमें एक चीज याद रखना हमेशा अपनी मेडिकल लाइन, बायो लाइन में, कि यहाँ पे जो भी कंडीशन होती है, वो जो हर एक कंडीशन चेंज हो जाती है, डिपेंड करता है कि दूसरी वाली जो कंडीशन है वो क्या बोल रही है ना।
अगर जैसे अगर वेजाइना का इन्वायरमेंट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्वायरमेंट अगर एसिडिक नहीं है, नॉर्मल है ना, मतलब या बहुत कम एसिडिक है, तो वहां पे स्पर्म आसानी से जीवित रह पाएगा, क्योंकि उसको तो एसिडिक इन्वायरमेंट से दिक्कत थी, ना कि नॉर्मल वाले से। और वो स्पर्म इधर अच्छा हेल्थी भी बना है, ज्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल लेके गया है सीमन, तो वो ज्यादा टाइम तक जीवित रह जाएगा बेटा। ठीक है सर। ठीक है, चलो। हाँ सर। अगली चीज, शुक्राणु जनन में टाइम कुछ 74 दिन लगते हैं, और वो जीवित कितना रह रहा है, 48 से 72 घंटे तक जीवित रह रहा है। निर्माण होने में टाइम 74 डे, रह कब तक रह रहा है, 48 से लेके 72 आवर्स तक। ठीक है। और अंडाणु जनन जब बताया था, जब गर्ल्स बेबी, क्या बेटा, जब गर्ल्स बेबी मदर के पेट में होती है, उसका शरीर जब विकसित होता है, जब से बॉडी के अदर ऑर्गन बनते हैं, तभी ओरी बनती है, और तभी से एग का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। शुक्राणु आकार में छोटे होते हैं, किससे आकार में छोटे होते हैं, तो बेटा अंडाणु से आकार में छोटे होते हैं। और अंडाणु किससे आकार में बड़ा होता है, तो शुक्राणु से। ये नहीं कि हमसे बड़ा, ऐसे नहीं है। ठीक है, हमसे बड़ा नहीं है या हमसे छोटा नहीं है, शुक्राणु अंडाणु से बड़ा है और अंडाणु शुक्राणु से बड़ा है। ठीक है, ये चीज। ठीक है। शुक्राणु जनन में बनने वाले शुक्राणुओं में सेंट्रियोल पाए जाते हैं, है ना। ये जस्ट यहाँ पे डायग्राम देखो, ये यहाँ पे 2 सेंट्रियोल रहते हैं, एक पैरोक्सिमल रहता है, एक डिस्टल रहता है, और एक रिंग सेंट्रियोल रहते हैं। तो 3 सेंट्रियोल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सेंट्रियोल वगैरह प्रेजेंट नहीं रहते हैं बेटा। ठीक है बेटा। यस सर। इतने पे कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, अब से डेली याद रखना, डेली पहले 12th का पोर्शन चलाएंगे, फिर 11th का पोर्शन चलेगा बेटा, है ना। तो सारे लोगों को टाइम याद रखना है, टाइम पर कनेक्ट होना है ना। 8:55 पे जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं किया बेटा, वो टेलीग्राम कर लो, और यूट्यूब पे जो चैनल बना हुआ है मेरा, उसको लाइक भी कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना बेटा। ठीक है। और अपने जो फ्रेंड है उन लोगों को भी बता दो क्लास के बारे में और नोट्स के बारे में। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतनी चीजें काफी है। होमवर्क में वही बता दे रहा हूँ। अब एक ये oogenesis की प्रोसेस बनाना है, और इसी में तुम इसमें बताओगे कि कौन सी, अच्छा यहाँ पे तो ये बना हुआ है 2n n कौन है ना। ठीक है, ये भी बता देना है, यहाँ पे नहीं है ना। तो यहाँ पे n 2n भी बताना है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में। और अगली बनाना है मेंसन साइकिल, ये वाला डायग्राम या ये वाला, कोई भी बनाओ, दोनों में से एक कोई भी बनाओ। और ये जो उसके इवेंट है, ये इवेंट लिखे होना चाहिए डायग्राम के नीचे। और बेटा टाइम का थोड़ा सा ध्यान रख लो, टाइम पे चीजें सेंड कर दो। आज मॉर्निंग तक कुछ लोगों के डायग्राम आए हैं, तो बेटा थोड़ा सा टाइम निकाल लो, 1 घंटा अलग से निकाल लो, तो हम ये मटेरियल जो दिया है इसको पढ़ सको। बस 1 घंटा निकालो बेटा, इससे ज्यादा मत निकालो। ठीक है। हाँ ठीक है, किसी को कुछ डाउट है बेटा? यहाँ पे मैं सारे लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि डिवाइस के भी नाम है। तो बेटा जिसको कोई दिक्कत है वो मैसेज कर दो, कॉल कर दो, बता दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। सभी को गुड डे, बाय बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। टाइम पर आना है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में टाइम पर आना है। और हाँ, मंडे कल मंडे है ना, कल बेटा एमसीक्यू सेशन है। एमसीक्यू सेशन है, ठीक है। एनिलिडा का, ऑर्थोपोडा का, और इधर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा चैप्टर है बेटा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। बाय बेटा, गुड डे। बाय सर। बाय सर।